देखो हमारे पास में ये एक इंडक्टर है, इसमें जो लोगों ने कनेक्ट किया रजिस्टर, इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद में इसमें एक पोटेंशियल दिया गया ऑब्वियसली 12 वोल्ट का, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। अच्छा भाई, इसमें डालने वाले करंट की वैल्यू 0.5 एम्पीयर है। प्रश्न ये है कि पता लगाएं करंट डिफरेंस ये बात है वो में ठीक, सभी लोग इसकी वैल्यू पता लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो ठीक है, करेक्ट किलोमीटर सभी को एक्स एल निकालना है। इंडक्टर के रिएक्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है, इसको है ना। अभी तुम्हें बस आज की कल की कार्रवाई में इन कहानियों खत्म करना है, फिर तुम चैप्टर के उस पढ़ने वाले हिस्से पर आ जाओ जिसका नाम है रेजोनेंस। ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। उत्तर प्राप्त करने की संभावना है कि नहीं, पहले ये बता। वो निकलना किससे, v इक्वल्स टू आई आर से निकलेगा। और आंसर तो मुझे भी नहीं पता इसका क्या दिया गया, इसमें दिया भी नहीं है, पर ठीक है देखो भाई। हाँ भाई, इधर देख लो v इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग t की जगह पे क्या लगेगा 12 वोल्ट, और i इनटू में करंट है 0.5 इनटू में r की जगह पे नहीं पता चला, r नहीं लगेगा पहली बात। तो यहाँ पे क्या लगता है z, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 24। ओ पहले तो ये सही होना चाहिए सबका, अगर 0.5 को डिवाइड में ले जाएं तो z की वैल्यू आनी चाहिए 24। अच्छा अगली कंप्लीमेंट z कैसे निकलता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, और क्योंकि यहाँ पे दिया ये वाला तो एक्सएल का ओनली स्क्वायर, घटाने का तो सीन ही नहीं बनता इस जगह पे। सभी लोग वैल्यू पुट करवा दे किक करके। z की वैल्यू क्या पुट होगी पहले 24 इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर की जगह पे क्या पुट होगा 12 का स्क्वायर 144, और एक्सएल तो भी बता ही देंगे, छोड़ो रूट हटेगा स्क्वायर लगेगा 24 का स्क्वायर 576 माइनस के 144 और इक्वल टू में एक्सएल का स्क्वायर। हाँ भाई 576 में से 144 गए तो 432, 432 ठीक है भाई, और इक्वल टू चल रहा है एक्सएल का स्क्वायर, स्क्वायर डालेंगे तो लग जाएगा रूट। एक बार इसका रूट कर लो, एक्सएल की वैल्यू वैसे तो आ जाएगी पर रूट कर लेते हैं। और 432 को जब 2 से करेंगे तो 216 वापस करेंगे तो 108 वापस करेंगे तो 54, उसके बाद 2 से कर देंगे 27, फिर 3 से ही वाला 9, 3 से ही वाला 3 और 3 से ही वाला 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12 रूट 3 निकल के आएगा आंसर, यानी 12 रूट 3 इक्वल टू में निकल के आ जाएगी एक्सएल की वैल्यू, यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस है 12। इसमें सवाल कुछ और भी हो सकता है, कोई तुम्हें क्वेश्चन ही दे दे कि एल निकालना है, हेनरी निकालना है, तो सभी लोगों को ये बताना कि एक्सेल कैसे खोलेगा, एक्सेल खोलने का तरीका
ये तो बाय रूट 3 ठीक है। एक्सएल कैसे खुलेगा 2, अच्छा ओमेगा एल, चल ठीक है। और ओमेगा कैसे खुलता है 2 पाई एफ एल। तो एफ की वैल्यू क्या दी गई है 50 हर्ट्ज। अगर 50 को नीचे लेके आ जाए तो 12 रूट 3 इक्वल टू में 2 इंटू में पाई इंटू में एफ की जगह में 50 इंटू में एल। 50 इंटू में 2 कितने पाई 100 पाई। और 100 पाई को जब नीचे लेके जाओगे तो बन जाएगा 12 रूट 3 अपॉन में 100 पाई हेनरी और इक्वल टू में रह जाएगा एल। ये किसकी वैल्यू निकल के आई इंडक्टेंस की, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई थी रिएक्टेंस की। और रिएक्टेंस क्या है एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है जो इंडक्टर के केस में माना जाता है। सवाल तो मैं जो अकल देंगे वो कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से नहीं आता। वो जो बुद्धि क्वेश्चन के द्वारा आती है कि रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का नाम है और हेनरी यानी कि उसके सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट की वैल्यू। अगला ध्यान से करें, खुद से निकाल देंगे। मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है चीजों की, ज्यादा नहीं है, कुछ 5-7 सवाल है। अगर अभी भी निमट जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद अटेंडेंस आगे ले लूं, ठीक है भाई। अगला देखना, ये तुम्हारे पास में कि सर्किट में 100 वोल्ट डीसी के दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 1 एम्पियर का करंट बहता है। और उसमें अगली काम की चीज ये है कि व्हेन 100 वोल्ट दिए गए एसी के, अगर 100 वोल्ट एसी के दिए जाते हैं तो उसमें करंट बहता है 0.5 एम्पियर। उसका रीजन बताता हूं मैं तुम लोगों को। 100 वोल्ट है वो भी 50 हर्ट्ज के साथ में। अच्छा, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी करंट में होती है, ऑसिलेट करता है ना, उस वजह से डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब बात ये है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इसमें कुछ और भी कॉइल वन तो दी नहीं है, कॉइल भी तो चाहिए। हाँ भाई, कैलकुलेट करना है क्या क्या वो सुनो। कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, कॉइल है उसके अंदर एक कॉइल भी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस लगा देता हूँ, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल ये निकालना है। रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस सब कुछ फाइंड करना, ठीक है। इम्पीडेंस भी फाइंड करना और फिर रिएक्टेंस भी निकालना है। रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस सवाल ना तुम्हारे दिमाग पे बहुत बढ़िया बात बता के जाएगा। अभी तक ना हम लोगों की बुद्धि में ये कहानी सेट नहीं हुई इस वजह से, तो पता नहीं है, बहुत बारीक छोटी मोटी चीज है। नॉलेज को शार्प करना बहुत तगड़ा काम है, गेन करना नहीं। वो सबको आता, सब जानते हैं एबीसीडी, और जिनको नहीं जानता उनका 26 अल्फाबेट्स के 44 फिनोटिक्स होते हैं। 26 नहीं है सकते, उनको 44 तरीकों से बोला जाता है 26 अल्फाबेट्स को। बिल्कुल शार्प, नॉलेज शार्प करने वाली चीज, नॉलेज शार्प करवाता हूँ मैं तुम्हारी। रेजिस्टेंस क्या चीज है, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। इंपेडेंस क्या चीज है, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। दोनों को अलग अलग क्यों बोला गया, क्योंकि रेजिस्टेंस शब्द तब इस्तेमाल किया था जब अपने पास में कौन सा चल रहा हो डीसी करंट, और इंपेडेंस का इस्तेमाल किया तो कौन सा करंट हो एसी करंट। अच्छा, रेजिस्टेंस में एल सी आर में बस आर ही काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट में काम करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर, और अगर डीसी करंट है तो इंडक्टर कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, बेकार हो गए वो। लेकिन अगर करंट एसी है तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों मिलकर काम करते हैं। तो ज्यादा रुकावट कौन से केस में आएगी, ज्यादा रेजिस्टेंस कब आएगा, एसी करंट में या फिर डीसी में। एसी में, क्योंकि उसमें 3 लोग मिल रहे हैं। और शायद यही बात है उसमें सवाल देखो, 100 वोल्ट अगर डीसी है तो करंट कितना है 1 एम्पियर, और अगर 100 वोल्ट डीसी के तो करंट कितना 0.5। करंट कम क्यों हो गया, तो इस बार इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों मिलकर रेजिस्टेंस को घटाने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि इसमें 3 नहीं है, इसमें बस एक कॉइल दी गई है, ये भी ध्यान रखें। इसमें सिंपल सिग्नल से कॉइल दी गई है, यानी कि इंडक्टर ही दिया गया ओनली, और रेजिस्टेंस भी है। मतलब कुछ ऐसे है, एक कॉइल भी है और रेजिस्टर भी है, इस तरह से है। तो सबसे मेन काम की बात ये समझें कि इसमें क्या फर्क है। जैसे बहुत सीधी बात, अगर डीसी करंट होगा सेम वोल्ट पर तो करंट कौन से केस में ज्यादा, डीसी में कि एसी में। डीसी में करंट ज्यादा होगा, उसका रीजन डीसी में ओनली आर काम करेगा, जबकि एसी में एल सी आर तीनों मिलकर रोकते हैं। डीसी में होने वाली रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, एसी में होने वाली रुकावट को इंपीडेंस कहते हैं।
इस बात को ध्यान समझिए, क्योंकि एसी में कैपेसिटर और इंडक्टर भी आ जाते हैं। कैपेसिटर की रुकावट का स्पेशल नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर की रुकावट का स्पेशल नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ध्यान से साथ सवालों को सॉल्व करता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज मैंने लगाया V इक्वल्स टू आई आर। कितने वोल्ट है पहले? 100 वोल्ट। और कितना करंट दिया गया है? 1 एम्पियर। इनटू में आर करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 100 ओम। ये वाला आंसर निकला 100 ओम। सबसे पहले ये वाला आंसर 100 ओम है। इसे रेजिस्टेंस ध्यान रखें, क्योंकि मैंने डीसी करंट की बात करी इस वजह से। अब वापस से आंसर सुनना, वापस से। V इक्वल्स टू आई जेड। हाँ भाई, एसी करंट में कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट रखा। करंट कितना है? 0.5 इनटू में Z। 0.5 को हम लोग जानते हैं कि 1/2 कहते हैं ना, इनटू में Z। और 2 को धर लेंगे तो Z की वैल्यू इस बार क्या निकल के आएगी? 200 ओम। पहले मतलब समझो, वही सेम सर्किट है, सेम वोल्ट दी है, लेकिन सिर्फ डीसी और एसी के हो जाने से उनमें करंट बदल जाता है। कौन से केस में करंट कम आएगा? एसी में। कौन से ज्यादा आएगा? डीसी में, क्योंकि डीसी में कौन डेड हो जाता है? इंडक्टर और कैपेसिटर। और डीसी में कौन काम करेंगे? इंडक्टर कैपेसिटर। जब काम करेंगे तो करंट को रोकेंगे और रुकावट होगी तो करंट कम होगा। तो सेम वोल्ट सेम सर्किट, डीसी का रेजिस्टेंस 100 ओम और एसी का रेजिस्टेंस 200 ओम। रेजिस्टेंस में इंपेडेंस में क्या फर्क है? कुछ नहीं, शब्दों का फर्क है। डीसी कौन सा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कब है? जब डीसी करंट है। और इंपेडेंस कब है? जब एसी करंट है। अब तुम्हें जेड की वैल्यू मिल चुकी है 200 ओम। एक बात बताओ, हमारे इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला मैंने 100 ओम, क्योंकि जब डीसी करंट गया था तो ये तो काम कर ही नहीं रहा है। तो जो 100 आया वो अकेला किसका निकल के आया? आर की वैल्यू। अकेले आर की वैल्यू निकल के आई थी 100 ओम, क्योंकि तब एल की वैल्यू नहीं थी। और जेड भी दे दिया गया। अब तो तुमसे ही पूछे भैया तुम मुझे इस कॉइल का बता सकते हो? हाँ जी बता दूंगा। कॉइल का आंसर निकालता हूँ। सीधी बात है, जेड स्क्वायर नहीं, जेड नहीं, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है? 200। और उसके बाद में आर की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 100 का स्क्वायर, और प्लस में क्या निकल के आ जाएगा? एक्सएल का स्क्वायर। दूर हटेगा तो स्क्वायर, और 200 का स्क्वायर 4 के पीछे 4 जीरो, माइनस के 1 के पीछे 4 जीरो, इक्वल टू में एक्सएल का स्क्वायर। अच्छा, 40 में से 10 गए तो 30,000, उसके ऊपर लगा दिया रूट इक्वल टू में एक्सएल। ये बन जाएगा 100 रूट 3। और 100 रूट 3 को तुम पॉइंटों में लाओ तो ला दो, वरना ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। एक्सएल की वैल्यू 100 रूट 3 ओम। पहले सवालों में सारी कहानी समझे। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इंपेडेंस किसे कहते हैं, कब कौन वैलिड है, कब ज्यादा करंट है, कब कम करंट है, इस बात को दिमाग में सेट करें। डीसी में क्या वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है। अगर इन सवालों को ना करा जाए तो बुद्धि अच्छे से नहीं चलती है। तो एलसीआर जब दोबारा पढ़ोगे ना एलसीआर, तब तो समझ में आएगा कि यार हाँ, बातें काफी सही थी, ठीक ठाक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं है बस ये तुम्हारे दिमाग को जाने कितने ऐसे सारे पॉइंट देकर जाएगा तो तुम्हें समझाएगा कि डीसी एसी में क्या इंपैक्ट है, शब्दों का क्या फर्क है, रिएक्टेंस किसे कहते हैं। बहुत आवश्यक चीज। अगला करें। देखें, and inductance coil as a resistance of, as a reactance of resistance, as a reactance of किसी कॉइल की रुकावट दी गई है, वो दी जाती है तुम लोगों को 100 ओम। यानी कि किसकी वैल्यू दी गई है? एक्स एल की वैल्यू, रुकावट दी गई है 100 ओम। उसमें अगले काम की चीज, उसमें हमने एसी करंट की फ्रीक्वेंसी, ये भगवान कितनी, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 1000 हर्ट्ज। ठीक है। और जो सबसे मेन काम की बात, the applied voltage lead the current by 45 degree, the phase difference is 45 degree, the phase difference is 45 degree, is 45 degree। तो सवाल ये कि फाइंड द वैल्यू
वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि क्या निकालना है उसका, एल फाइंड करना है, मात्र एल निकालना है। 49 से कोई आवश्यकता नहीं, कैसे आता है? एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एफ की जगह पे एक्सेल की जगह पे खत्म। एल की वैल्यू हेनरी में आ जाएगी, जो भी यहाँ की कट टू कट आसान आंसर है। 45 का रोल तो है वैसे, पर रोल तब है जैसे मान लो तो मैं बताता हूँ। 10 पाई का आंसर क्या होगा, एक्सेल अपॉन में आर, फिर डिफरेंस दिया गया 1045, ये बन जाएगा 1045 इक्वल्स टू एक्सेल अपॉन में आर। 1045 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू एक्सेल अपॉन में आर। अच्छा भाई उधर भेजेंगे तो आर इक्वल्स टू में एक्सेल, यानी कि ठीक है, ये दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि भाई इंपेडेंस दिया है 100 ओम, इंपेडेंस जानते हो किसे कहते हैं, इंपेडेंस किसे कहते हैं, रिएक्टेंस किसे कहते हैं। इंपेडेंस यानी कि जेड टोटल दिया है, अब मैं कह दूं कि जेड की वैल्यू 100 है, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते सीधे एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अगर जेड 100 दिया तो ध्यान समझो, तो जेड निकलता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर और एक्सेल की वैल्यू सेम है, तो तुम्हें सबसे पहले एक्सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड की जगह पे कितना 100 अंडर रूट में आर की जगह पे एक्सेल का स्क्वायर प्लस में वापस से एक्सेल का स्क्वायर। अगर वापस सॉल्व किया जाए तो अंडर रूट एक्सेल प्लस एक्सेल 2 एक्सेल का स्क्वायर, रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, यानी कि 10,000 अपॉन में 2 इक्वल टू में एक्सेल का स्क्वायर काटेंगे तो 50,000। भाई अगर ये 4900 होता तो उसका रूट कितना बनता 70, तो अगर 50 है तो रूट लगभग 70 के आसपास जाके बैठेगा। तो मैंने आंसर लिख दिया दैट इज 70 ओम। पहली बात समझो, मैंने अगर तुमसे रिएक्टेंस कहा तो तुमने सीधे सीधे 100 उठा लिया। अगर मैं इंपेडेंस कहता हूं तो मैंने Z दिया, और Z दे के तुम पहले एक्सएल निकालोगे फिर एल निकालोगे, दोनों बातों में फर्क है थोड़ा सा। रिएक्टेंस और इंपेडेंस, इंपेडेंस अर्थात Z, इंपेडेंस यानी कि Z, इंपेडेंस यानी कि Z, और रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल और एक्स सी, दोनों बातों में फर्क है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या गिवन देता हूं, तब तो 40 का काम है। अगर इंपेडेंस दे दे तो अब तो कोई नीड ही नहीं थी, कोई बात नहीं। ये वाला कर ले, तो काफी ठीक जाएगा जहां तक है सबका। हमारे पास में ये एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हुए हैं। सर्किट दिया गया 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में, और ये दिया गया 25 बटे, नहीं 25 बटे का ये नहीं हो सकता, ये दिया गया 200 ओम 300 ओम, ये दिया 300 ओम, जबकि इसकी जो सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की वो 25 बटे में पाई माइक्रोफैराड है। न्यू एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले सभी लोग रिएक्टेंस निकालेंगे, रिएक्टेंस निकालने के बाद में इंपेडेंस निकालेंगे, और इंपेडेंस निकालने के बाद में सभी लोग करंट निकालेंगे। चलो भाई इसको चुपचाप लगा दो, आंसर बना, बढ़िया बनेगा इसका आंसर। सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें स्पीड से।
अभी नमकीन हमारे से दिएगा। पहले रिएक्टेंस यानी क्या निकालना है, एक्सी, फिर निकालना है जेड, और फिर निकालना है करंट। कल बतानी ना पड़ा कर, इन्हें बुद्धि थोड़ी सी तेज से चलाना सीखें। बारिश आके ये कोई बात तो हुआ नहीं, लाइट काट दी। किसी का एक्सेल निकला, एक्सी 400, जेड की वैल्यू 500। हमें ये वाला 400 क्या निकलेगा, पीछे क्या लगेगा ये बता दो। 400 हेनरी ओम, हेनरी तो बहुत गलत है, फैराडे बोलता तब भी सीख लेता। 400 ओम क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब सभी लोग जेड निकालो, अंडर रूट में क्या बनेगा आंसर बताओ। 500 भाई, 300 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 के पीछे 4 जीरो, 4 करेंगे 16 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 25 के पीछे में 4 जीरो, 50 का रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 500। अगर करंट निकालेंगे तो V इक्वल्स टू आई जेड के अकॉर्डिंग वोल्ट कितने हैं 200, इंटू में करंट पता लगाना, जेड कितना है 500, तो 2 जीरो काटने पर करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर। सही निकलाना आंसर ये वाला। ठीक है, अगला करें फिर। हाँ हाँ भाई, हमारे पास में एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट, वो सुना है आरसी को, कही है साहब, फोन की, टीवी की, किसकी, आरसी सुना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा करेक्ट हो सकता है। आईसी सुना, आईसी है, चलो कुछ कुछ बढ़िया सुना है। आर की वैल्यू इसमें दी गई है 30 ओम, ठीक है। इसमें अगली क्या होगा, सी की वैल्यू दी गई है 0.25 म्यू एफ माइक्रो फैराडे। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसमें वोल्ट गिवन दी गई है 100 वोल्ट, तो मैं सब कुछ छाट छाट के लिख रहा हूँ। इसमें ओमेगा की वैल्यू दी गई है 10,000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसमें अगली काम की बात है कि फाइंड द करंट इन सर्किट, फाइंड द करंट इन सर्किट, ठीक है। और उसके बाद में क्या निकालना है वो भी सुन लेना, पहले ये निकालो। देखिए अप्रोक्स आए उनको ना नेगलेक्ट कर देना, कहीं पे तुम्हें 400 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर देखो 400 मान लेना, 30 ही हटा देना।
आगे बन गया कुछ? आज तो दिया है मुझे, वो बता दो। एक्सी की वैल्यू क्या आ रही है? 400। अच्छा, अगर एक्सी की वैल्यू निकल के आ रही है 400 तो सीधी बात है जेड कैसे निकलेगा? अंडर रूट 30 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, ये वाला कितना? 400 का स्क्वायर। मेरे लिए 400 के आगे 30 एक तुच्छ प्राणी है, मैंने उसको हटा दिया, तो ये 400 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, 400 ही लगा दिया ओम में कुल मिला के। जल्दी में कर रहा हूँ इस वजह से। अच्छा, V इक्वल्स टू अगर आईजेड लगाएंगे तो वोल्ट कितने हैं? 100, और इक्वल्स टू आई इंटू में जेड का 400, अगर डिवाइड में लेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.25 एम्पियर। एक बात ये बता दें कि इस 1000 का इस्तेमाल पड़ा कहीं पे? 1000 यूज हुआ था कहीं पे? भाई एक्स ही निकालने का फॉर्मूला पहले क्या बोलता है? ओमेगा सी 1 में, और फिर बोलता है 2 पाई एफ एल में। अगर फ्रीक्वेंसी देता तो एफ में बोलते, ओमेगा दिया तो ओमेगा से आंसर निकाल दो सीधे सीधे। ठीक है, इसका आंसर पक्का देना अगले वाले का, थोड़ा गेम चेंज हो जाएगा आपसे। अब तक तो तुम वैसे ही खेल रहे थे, बस हल्का फुल्का बस समझ रहे हो छोटी मोटी कहानियों को। देखिए हमारे पास में 25 न्यू एफ का कैपेसिटर है, बताने की नीड नहीं है, एफ लगा हुआ पीछे 0.1 हेनरी। अगर हेनरी लगाया तो कंफर्म भाई कौन है? इंडक्टर है। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसका रेजिस्टेंस है 25 ओम का। तुम लोग अपने दिमाग को बस इतना बता दो, अगर ये हेनरी है तो ये किसकी वैल्यू दी गई है? एक्सएल की एल की? एल, और एक्सएल और एक्सी की यूनिट क्या होती है? ओम होती है ना? तो ये एल दिया गया तुम लोगों को, और ये क्या दिया गया तुम लोगों को? कैपेसिटेंस। और ये क्या दिया गया तुम लोगों को? रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें अगली काम की बात कि हमारे पास में इस सर्किट को जो वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 310 कॉस 314 टी, इतने वोल्ट दिए हैं, तो ओमेगा मिल गया। ओमेगा कितना है और वोल्ट कितने हैं? 310। और कॉस बस में कोई लफड़ा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में चलता है वो साइन कॉस में। तो सबसे पहला सवाल, इसमें सवाल कितने बताता हूँ तुम्हें, ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्वेश्चन है इस सवाल में, जरूर है 7। चलो सबसे पहले सभी लोग एक्सएल निकालें, एक्सी निकालें, जेड निकालें, नेट करंट निकालें, आरएमएस करंट, फिर आरएमएस वोल्ट, उसके बाद फेज एंगल और सबके अक्रॉस वोल्ट। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सभी लोग एक्सएल निकालो, फिर सभी लोग एक्सी निकालें, फिर सभी लोग जेड की वैल्यू निकालें, फिर सभी लोग करंट निकालो। जो भी करंट हम लोग निकालते हो, कौन सा करंट होता है? बाय द वे आरएमएस ही होता है। जो भी हम सवाल फॉर्मूले में पुट करके निकालते हो आरएमएस करंट होता है वैसे तो, पर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, पर निकाल लो। तुम इतना सॉल्व करो पहले। चलो जिन आंसरों को तुम्हें मुझसे एप्रोक्स में सुनना उन्हें सुन लेना। फ्रीक्वेंसी दी है क्या? फ्रीक्वेंसी स्वयं निकाल देना। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हिंट दे सकता हूँ। इसमें ई नॉट यानी कि वोल्ट के पीक कितने दिए गए हैं? 310। इसमें अगली बात, इसमें ओमेगा कितना दिया गया है? 314। ओमेगा का फॉर्मूला किसमें खुलता है? 2 पाई एफ में। ओमेगा दिया गया 314, 2 इंटू में पाई की जगह 3.14 इंटू में एफ। इसको नीचे ले लो दोनों को, 2 इंटू में 3.14 इक्वल टू में पॉइंट हटेगा 2 जीरो ऊपर, इससे काटेंगे तो 100 और 2 से काटेंगे तो 50 हर्ट्ज। ये आएगी फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर आके यहाँ भी घटा देना, बाकी निकालते रहो। देखिए ओमेगा से ही फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस तो इन तीनों आंसरों को निकालो, एक्सएल, एक्सी और जेड। जहां तुम्हें मुझसे पूछना पड़े पूछ लेना, मैं तुम्हें अप्रोक्स वैल्यू बता दूंगा क्या मान ली है। इंग्लिश की कहती है।
एक्सएल की वैल्यू निकली किसी की 10 पाई, एक्सएल की वैल्यू 10 पाई, एक्सी की वैल्यू 700 अपॉन पाई। ठीक है, जेड निकालें अब। 6 7 1 6 7 5 2। बहुत से लोग बायो इसलिए भी लेते हैं, मैथ नहीं लेनी होती बेचारे, पढ़नी पड़ जाती है फिर। क्या है सब मैथमेटिक्स चल रही है, निकालो। हाँ भाई, एक्सेल कैसे निकलेगा पहले तो ओमेगा एल से, ओमेगा कैसे खुलेगा फिर 2 पाई एफ एल से। तो एक्सएल इज इक्वल टू में 2 इंटू में पाई इंटू में एफ की जगह पे 50 और एल की जगह पे 0.1। जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10 पाई। ये तो एकदम ठीक है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है? हाँ, तो वही बात आएगी वापस से, ऐसे रख ले। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे 314, एल की जगह पे 0.1, तो आंसर निकल के आ जाएगा 31.4 ओम। तो जो अपना पहला आंसर था वो 10 पाई, वो भी तो यही था, पाई की वैल्यू होती 3.14, इंटू करेंगे तो 31.4, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद में अगला एक्स सी यानी कि 1 में ओमेगा सी, तो 1 में ओमेगा की जगह पे 314 और सी की जगह पर 25 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 ऊपर भेज देंगे इसको पहले तो एक्स इज इक्वल टू में 1/में 314 इंटू में 25। तो आंसर निकाल दो, बस तुम वहां तक पहुंच नहीं रही हो क्योंकि तुम्हें डाउट है सर राउंड ऑफ क्या लेना, बस यही छोटी सी बात है, कुछ नहीं खास। अच्छा ध्यान से देखना, 25 से कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे 4 बार, तो 4 के पीछे 4 जीरो, ये आएगा पक्का। और बटे में क्या चल रहा है 314, जीरो जीरो काट दिया मैंने। 3 से 400 के बाद कट जाता है, क्वांटम में काटो एक बार, 3 से 400 काटो तो 3 एकम 3, 1 जीरो 3 3 9, 1 जीरो 3 3 9, कुछ ऐसे करके। और मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 130 ओम, हटाओ एक्स निकाल दिया 130 राउंड ऑफ। हाँ तो मैं सफाई लाए, उनको झुझके नहीं। तुमने अगर इसको 135 कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमने 133 कर लिया, 30 कर लिया, 40 कर लिया, ठीक है, सब ठीक है। आंसर निकालने पे ध्यान, सबसे पहली चीज तो ये z इक्वल्स टू अंडर रूट, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 25 और प्लस में 130 माइनस के 31, कितना 100, 130 में से 30 गए तो 100 बचता है सर, ये तो 31.4 है। नहीं 30 ही है, ये 30 ही है, ये कुछ भी हो जाए तो घटाव गलत है। हाँ ठीक है, मुझे घटाव नहीं आता, तुझे आता है, आराम से कर लियो। 130 में से 30 गए तो 100, यहाँ पे बचेगा 25 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 100 का स्क्वायर। एक बार जरा गौर से देखें, 25 का स्क्वायर कितना होता है और 100 का स्क्वायर 10,000। अब 10,000 के आगे 600 कोई मायने नहीं रखता, हटा दो, नेगलेक्ट कर लो। तो कुल मिला के हम लोगों ने इसको 10,000 ही ले लिया और z की वैल्यू आ जाएगी 100। अब तुम यहाँ पहुंचते तो सही पहले, तब बताता मैं तुम्हें कि 100 मान लो, छोड़ो। क्या ये सारे आंसर सही है? नहीं गलत है, सारे गलत है जो भी कर रहे हैं, पर करने हैं। बात ये है, बात सही गलत की नहीं है फिलहाल। अगर हम v इक्वल्स टू में आई जेड का इस्तेमाल करें तो वोल्ट कितने दिए गए हैं 310। ये कौन से वोल्ट है? पीक वोल्ट है ना, तो पीक वोल्ट है तो करंट भी कौन सा निकलेगा? पीक करंट निकलेगा। तो पीक वोल्ट है 310 और आई इंटू में जेड 100 डिवाइड में लेंगे तो 3.1 एम्पियर, करंट भी पीक निकला है। अब काम की बात है कि मैंने तुमसे सवाल पूछा कि आरएमएस करंट निकालना है। हाँ भाई, आरएमएस कैसे निकलता है? वोल्ट V नॉट अपॉन में √2, और आरएमएस करंट कैसे निकलता है? I नॉट अपॉन में
रूट 2। तो अपने पास में पीक वोल्ट कितने हैं 310 बटे में रूट 2 और करंट कितना पीक करंट 3.14 अपॉन में रूट 2 ऐसे होगा। अगर पीक वोल्ट उठाएंगे तो करंट भी पीक निकलेंगे, अगर करंट पीक आ चुका है तो वोल्ट पीक उसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लें। इसमें अगली बात है कि फेज डिफरेंस पता लगाना है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है फाई। फाई का फॉर्मूला याद है इस वाले केस में किसी को एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, जब दोनों है तो अगर अकेला है तो एक्सएल अपॉन में आर या फिर एक्सी अपॉन में आर। तो एक्सएल माइनस के एक्सी अपॉन में आर के अनुसार सभी लोग जरा बुद्धि से जवाब देंगे। एक्सएल में से एक्सी घटाओ कितना बचता है 130 में से 30 गए तो 100 और नीचे आर रखो, आर की वैल्यू कितनी है 25 और 25 से 100 काटेंगे कितना बच जाएगा 4। तो अगर इधर भेजेंगे तो 5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 इनवर्स 4। ये आंसर। तुम्हें अगर ये पता है कि नहीं तुमने सही करा, तुमने राउंड ऑफ भी तो नहीं करा, मैंने अलग अलग किया जहां मन करा वैसे कर लिया, लेकिन तुम अगर ये जानते हो कि मेरा आंसर सही है तो ठीक है। बस उसी फीलिंग को तुम्हारे अंदर क्रिएट करना है कि आंसर सही है, ये आवाज अंदर से आ जाए भाई, कुछ खास नहीं। अगला लिखें सर्किट गिवन है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, वेरिएबल वोल्ट है 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 85 मान लो जब मान ली जाए तो। अब एक सवाल रेजोनेंस का मैं अलग जगह दे रहा हूँ, रेजोनेंस का क्वेश्चन है मैं कुछ और दे रहा हूँ। 5 हेनरी रेजोनेंस पढ़ाया नहीं है, 80 म्यू एफ और आर की वैल्यू 40 है भाई, तो ट्राई करो। फ्रीक्वेंसी 50 ले लेना, एक्सी अर्थात 1/ओमेगा c और एक्सएल यानी कि ओमेगा है। वैल्यू बता दो क्या बनी है एक्सएल की 502 500 500 तो बंडल होता है।
आगे एक्सी 125 125 ठीक है चलेगा। उसके बाद में z इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600 और 125 में से ये गए तो 375 का स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाओ, ये लिखा है 40 का स्क्वायर और ये लिखा है 375 का स्क्वायर। यही बेचारा इसके आगे कहाँ चलाएगा आपने। बहुत बड़ी वैल्यूज है, मतलब जब वैल्यू 4 गुने में चली जाए ना तो राउंड ऑफ मान लिया करो, जैसे कि 4 की तो बहुत ज्यादा 6 गुने में 40 है और ये उसका 7 गुना 7 चौक 28 तब 9 गुना है। 40 का 9 गुना करेंगे 36 होगा। ये जब जब वैल्यूज 6 गुने 7 गुने से ऊपर निकल जाए राउंड ऑफ नेगलेक्ट, सीधे आंसर 375 ले लो जल्दी जल्दी करने के तौर पर अप्रोक्स, और थोड़ा बढ़ा दिया करो। जैसे 375 है 40 का कुछ तो रोल आएगा भाई, 375 में 40 का कुछ तो रोल आएगा तो आंसर को राउंड ऑफ करके 380 पहुंचा दो सीधे। मैं ये बात बता रहा हूँ भाई, तो कॉमन सेंस की कहानी होती है, कुछ सिखाता थोड़ी है। हाँ भाई V इक्वल टू आई आर के अनुसार वोल्ट दिए कितने 230, करंट रेजिस्टेंस निकाल ही देंगे 380, डिवाइड पहुंचाएंगे तो आई की वैल्यू 230 अपॉन में 380 पुराने पे 23/38 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही लमसम सॉल्व किया बस। मेरे इस पुस्तक में एक प्रश्न लिखा था उचित ऊंचाई का। इसका आंसर निकालें सभी लोग भाई। ये तीनों, ये वाला इंडक्टर है 0.16 हेनरी और यहाँ पे कैपेसिटर है, वैल्यू इसकी 500 म्यू एफ। इसको हम लोगों ने एक सोर्स से जोड़ दिया जिसमें से आपके तरफ V इक्वल टू में असली तो 310 ही होते हैं वैसे तो 310 साइन 314 टी था। ठीक है, तो वही उत्तर प्राप्त करें। तो ओमेगा की वैल्यू क्या दी है, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा दिया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। सृष्टि ने क्या छोड़ा था इसमें, 4 दिन छोड़े थे। ये पढ़ाई 5-6 दिनों का तो हमने क्योंकि एक चीज बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ क्लियर है। एक दिन का तबाह होना मतलब चैप्टर का तबाह होना वाकई में, अगले दिन समझ में नहीं आता।
1 2 3 4 5 दिन हुए अभी कट्टर में, 5वां यहाँ शायद नहीं, वीडियो काउंट करके बताता हूँ। 3 शेड्यूल्ड है, एक कल की आज लगा के 5 दिन हुए। 3 मैंने पढ़ाया, 3 दिन को पढ़ाया, 4 हो गए। पहले दिन हाफ साइकिल फुल साइकिल, अगले आधा मिस वैल्यू, उस अगले दिन एलसी और छोटे छोटे सर्किट, फिर अगले दिन एलसी और पूरा, फिर अगले दिन सवाल कल, यानी कि बाद परसों 6 हो गए। 6 6th डे किसी का एक्सेल बन गया हो तो बता दो भाई। 16 पाई को पॉइंट पर से ले देते हैं, 16 थी 48, 50 मान लो। नहीं मान भी नहीं है वो भी 48। तो मैं उनको कुछ कार सोचो, अल्टो तो सोचनी है तो कुछ बाद ही सोच। एक्सी की वैल्यू क्या रही है? 6। सही से बताओ आ क्या रही थी? 20/3 था, तो 3 से काटेंगे तो 6 चलेगा चलेगा। और 50 में 6 गए तो 44। अच्छा अच्छा, आंसर 44 ही है। फिर 3 तो फिर 44 के आगे टेकेगा ही नहीं। ऐसी जाओ, बिल्कुल सही जा रही हो। गलत राजनीति है ये। 42 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। 44 42 एक ही दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है भाई, ले दे बस। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है ये? नहीं है। अच्छा, तो पिछले 9 मिला के 25 26। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये तो सबका सही है ना। एक्सेल कैसे निकलेगा? ओमेगा, ये एच गलत लगा दे मैंने, ओमेगा एल से। ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू में 0.16, आगे आंसर 48 ओम। एक्स ही निकलेगा 1/में ओमेगा सी से, यानी कि 1/में 2 इंटू में 5 इंटू में ओमेगा लगा देते ना सीधे। 314 510 की पावर ऊपर 6, तो ये सॉल्व कर क्या बना? 20/3 यानी कुछ 6 के आसपास अप्रोक्सीमेट। अच्छा भाई, अगर x नहीं छोड़ो, z निकाले तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 48 में 6 गए तो 42 का स्क्वायर। अब सीधी सीधी बात ये है कि भाई 9 का कुछ तो योगदान होगा, तो जो बढ़ाना चाहे वो बढ़ा के तो 44 लिख दे। जो 44 लिखा है जो पहले से 44 वाले 45 लिख दे, 42 वाले 45 लिख दो। मैं कहा अप्रोक्सीमेटली तो खेल चल रहा है सारा का सारा। तो साहब इसको 40 ना लिख दूं? 40 लिख दे भाई, और बता कुछ भी लिख, 41 42 कुछ बल लिख, आंसर निकाल, पहले बुद्धि अड़ा। ठीक है, ये काम हमेशा नहीं करना होता, पर स्टार्टिंग करने के लिए तो सही है, कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा, ये कौन से वोल्ट है ये वाले? पीक वोल्ट। तो करंट भी कौन सा निकलेगा? पीक करंट। तो सर V में तो होता है I0 इंटू में Z। तो पीक वोल्ट है 310, I0 इंटू में Z की जगह पे 40 0 से 0 काटा, फुल से इसको काटेंगे तो 0.75 एम्पियर। एम्पियर करंट निकल के आया इक्वल टू I। ये कौन सा करंट है? I0। तो इसको RMS कैसे बनाएंगे, उसको VRMS कैसे बनाएंगे? I0 अपॉन में √2 और V0 अपॉन में √2। अब तो मेरी बहुत काम की लाइन सुन लो। तुम ये बताओ, तुम्हें अगर सवाल नहीं कराए जाते हैं उसका क्या रीजन होगा? सवाल ना कराए जाने का रीजन क्या हो सकता है? उसका सबसे मेन और कॉमन रीजन है कि ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, उसमें भी सामने से आके ये बोलना कि हाँ इनको ऐसे ले दे, उसकी थोड़ा सा कलेजा चाहिए।
एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए 2-4 सुपर कंप्यूटर ले लो और क्या, तुमसे हम कैलकुलेटर तो ले ही लो साइंटिफिक, तब जाके कैलकुलेट होगा। तो अपन लोग ऐसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसका सब उनका सिंगल एक ही मेन पर्पस है कि तुम सवालों को स्टार्ट करो। मैं तुम्हें इस डर से सवाल ना कराऊं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना होता। 40 3 45 ले भाई राउंड ऑफ कर, बस शुरू करें क्वेश्चंस को। क्योंकि पेपरों में दिए गए सवाल बहुत नपे तुले होंगे, उनके आंसर परफेक्ट आया करेंगे। 300 400 500 कुछ एक्यूरेट ऐसे आंसर होंगे जो परफेक्ट आते हैं। तो हम लोग उनको ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे इससे पारा नहीं पड़ेगा कभी भी, तुम्हें ऐसी कैलकुलेशन ही नहीं मिलेगी पेपरों में जो बहुत खतरनाक होती होगी, तो सिंपल सवाल मिलेंगे। अब ध्यान से कुछ काम की बातें सुन लें। अपन लोग चैप्टर के मैप की कौन से हिस्से पे चल रहे हैं? चौथे पर है शायद, एलसीआर पर। एक सेकंड, एलसीआर, ठीक है। हम चल रहे हैं इस जगह पे, एलसीआर सर्किट पे। हमें ये तो पढ़ना ही नहीं है, हमें एक तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह ये रहा सिस्टम पढ़ना, और कुछ खास नहीं बचता। अपन लोग कल सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, उसमें जो बातें रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करना है, मैं दोबारा बताऊंगा। कुछ छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं अभी भी, संपूर्णता में नहीं है तुम लोग, तुमने बस बारीक हल्की फुल्की सी कहानियां पढ़ ली हैं, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं है इसको लेकर अभी भी। और फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नाम का टॉपिक भी कल फिनिश हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसको बिल्कुल सफाई से फुल स्टॉप करने में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लास्ट होगा, जहां तक है लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। इसीलिए सभी लोग ये फुल हाफ आरएमएस वीआरएमएस जो भी वैल्यूज है ये सारी चीजों को एक बार ध्यान से रिवाइज कर लें तरीके से, ठीक है। बाकी किस सेक्टर में ना पढ़ो, सब कुछ ठीक है, जैसा देखा जाएगा। ठीक है, चलो कल करते हैं।